डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा इसका डिस्कस ये करना है कि जो ये हमारा केस था 1951 का, मतलब कि जब हमारा क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारा कोई पार्लियामेंट इन फोर्स नहीं था। पार्लियामेंट इन फोर्स आया था 1952 में, ठीक है। तो 1952 से पहले प्रोविंशियल पार्लियामेंट फोर्स में था। प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ये प्रोविंशियल पार्लियामेंट क्या था? ये प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो आपका क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कस किया था, वही लोग उसको लीड कर रहे थे। एंड इंडिया वाज स्टिल वेटिंग फॉर इट्स फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो कि 1952 में शेड्यूल्ड था, ठीक है। अब ये हमारा जो हम लोग ये जो चंपकाई दोराईराजन का केस है, ये स्टेट ऑफ मद्रास के साथ, ठीक है, मद्रास के साथ। अब मद्रास में क्या था कि यहाँ पे कम्युनल जियो होता था, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, ये 1921 में शुरू हुआ था। आज से ठीक 100 साल पहले, हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं उससे 100 साल पहले ये 1921 का कम्युनल जियो हुआ करता था, ठीक है। कम्युनल जियो में कल आपको बताए थे कि इसमें क्लासिफिकेशन करता था कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स होंगे, ठीक है। तो ये सीट्स का रिजर्वेशन ये करता था ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल जियो जो है हमारे कम्युनिटी के बेसिस पे करता था। तो कम्युनिटी क्या होता था कि हो सकता है कि जो ब्राह्मण्स हो, नॉन ब्राह्मण्स हो, हरिजन्स हो, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, इसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ था, ठीक है। अब ये नॉन ब्राह्मण्स जो थे ये हिंदूज थे, लेकिन वो ब्राह्मण्स नहीं थे। तो एक कैटेगरी था ब्राह्मण्स का, एक कैटेगरी था नॉन ब्राह्मण्स का, या फिर बैकवर्ड हिंदूज का, ठीक है। तो ये सब क्लासिफिकेशन लोग करके रखे थे। अब ये जो चंपकाई दोराईराजन है, ये एक लेडी थी जो कि बीए कर ली थी अपना क्या कहते हैं मद्रास का कोई यूनिवर्सिटी से, और अब ये एमबीबीएस का तैयारी कर रही थी, एमबीबीएस का तैयारी कर रही थी। लेकिन इस केस में शी वाज नॉट द एप्लीकेंट। तो यहाँ पे जब हम लोग पीआईएल का कल्चर आया था, पीआईएल का कल्चर लाया गया था 1984 में पीएन भागवती द्वारा, जिसने कहा था कि अगर आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, इफ यू आर द एग्रीव्ड पार्टी, तो पीएन भागवती के बोलने से पहले ये कंसेप्ट था कि इफ यू आर एन एग्रीव्ड पार्टी देन ओनली यू कैन कम टू द कोर्ट, ठीक है। अगर आप एग्रीव्ड पार्टी नहीं है तो आप कोर्ट नहीं आ सकते हैं, जो कि आपका क्या कहते हैं स्टैंडिंग प्रिंसिपल था। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पहले ये कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित, दूसरे के हित के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है तो कोर्ट उसका सुनवाई नहीं करता था। लेकिन चंपकाई दोराईराजन का जो केस है 1951 का केस है, और यहाँ पे देखेंगे इसने कभी अप्लाई नहीं किया था, इसने कभी अप्लाई नहीं किया क्या कहते हैं एमबीबीएस के लिए, और इसने दिखाया कि अगर हम अप्लाई करते तो मेरा नहीं होता। ये खुद ब्राह्मण थी, लेकिन उसका कहना था कि यहाँ पे सिर्फ 2 क्या कहते हैं इसका सीट रिजर्व किया गया था, तो अगर मेरा 2 सीट में नहीं होता है तो हम कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और इसका क्या कहना था कि ये आपका 15 सब क्लॉज 1 और 29 सब क्लॉज 2 का वायलेशन है। अब 15 सब क्लॉज 1 तुम लोग देख चुके हो, 29 सब क्लॉज 2 देखो, ठीक है। 15 सब क्लॉज 1 और 29 सब क्लॉज 2। तो 15 सब क्लॉज 1 तो देखे हो, क्या था 15 सब क्लॉज 1 में? The state shall not discriminate. The state shall not discriminate on the basis of रीजन, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, सब के आधार पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया था कि 15 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 ही एनफोर्स में था, तब बाकी चीज तो आया नहीं था। तो 15 सब क्लॉज 1 का प्लेन रीडिंग में बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन, कास्ट बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहा था ये कम्युनल ऑर्डर, ठीक है। ये कम्युनल ऑर्डर रिलीजन बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा था। अब 29 सब क्लॉज 2 भी एक बार देखो, नो सिटीजन एजुकेशन के ऊपर है सर, किसके ऊपर है? एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर देखो 29 सब क्लॉज 2, पढ़ो जोर से बोलो।
no citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by state or receiving aid out of the state funds on grounds only on religion, race, caste, language or any of them. ठीक है, तो यही दोनों चीज पे इसने इसको चैलेंज किया था, 15 सब क्लॉज 1 और 29 सब क्लॉज 2। 29 सब क्लॉज 2 आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पर्टिकुलरली बात करता था और 15 सब क्लॉज 1 इन जनरल प्रोविजंस था। ठीक है, इन दोनों पे इसको किया गया था। अब इसमें और एक चीज आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 भी देख लो एक बार। ये हमारा क्या है, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी यहाँ पे दिखाया गया था। The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker section of the society। ठीक है, ये आर्टिकल 46 भी यहाँ पे आ गया। तो 15 और 29 पे इसने इस केस को किया था। ठीक है, जिसमें बोला गया कि आप हमको किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये ब्राह्मण होके यहाँ पे बोल रहे थे डिस्क्रिमिनेशन का बात। तो यहाँ पे जब हम कल बताए थे कि जो ब्राह्मण्स का जो पोजीशन वो होल्ड कर रहे थे उस टाइम पे, वो काफी ज्यादा मेरिटोरियस पोजीशंस होल्ड कर रहे थे, चाहे सिविल सर्विसेज में, चाहे यूनिवर्सिटीज में, चाहे जजेस में, सब जगह इन लोग मेरिटोरियस पोजीशंस होल्ड कर रहे थे। अब अगर हम बात कर रहे थे कि कम्युनल जियो अगर यहाँ पे फोर्स में आता है तो इन लोगों को तो फायदा था, किसी को नुकसान भी था, क्योंकि यहाँ पे सीट्स रिजर्व थे और बाकी को भी सीट्स दिया गया था। ठीक है, अब इससे पहले और क्या हुआ कि जब हम लोग कम्युनल जो 1921 का था तो हम लोग क्लेम्स फ्रॉड रिफॉर्म्स देखे, उसमें भी आपका क्या कहते हैं बात किया गया था रिजर्वेशन का। ठीक है, लेकिन वो रिजर्वेशन क्या था कि ब्राह्मण्स को से हटा के दूसरे हिंदूज का रिजर्वेशन का बात किया गया था। उसके लिए एक पार्टी भी बनी थी जिसको बोलते थे हम लोग जस्टिस पार्टी। वो जस्टिस पार्टी क्या करता था कि वो फाइट करता था हिंदू के लिए जो ब्राह्मण्स नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। तो वो लोग बात कर रहे थे कि बाकी लोगों को भी इक्वल मौका मिलना चाहिए। बेसिकली इनका ये कहना था कि जिसका जो पॉपुलेशन है, जिस कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है, उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हम लोग कोई रिजर्वेशन का बात नहीं देखे थे, रिजर्वेशन का बात नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पे जब कम्युनल जो यहाँ पे चलने लगा तो उसने इस जो लड़की थी उसका कहना था कि हमारा 15 सब क्लॉज 1 और 29 सब क्लॉज 2 वायलेट हुआ। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अगर मेरिट में होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब आप कम्युनल के हिसाब से आप अगर सीट्स को डिवाइड कर दिए हैं तो हमको और दिक्कत होगा। अब अगर हमारा क्या कहते हैं अगर ओनली द मेरिट विल बी द क्राइटेरिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब जब ये कोर्ट में केस गया तब आर्टिकल 46 को ये दर्शाया, मतलब स्टेट जो थी वो आर्टिकल 46 का रेफरेंस लिया कि हम लोग जो रिजर्वेशन दे रहे हैं या फिर ये जो कम्युनिटी को यहाँ पे डिवाइड किया गया है वो 46 के आधार पे है, जो कि हमारा डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इसको नकार दिया कोर्ट का जजमेंट, क्योंकि ये कम्युनल ऑर्डर कब का था 1921 का और आर्टिकल 46 कब बना 1950। तो बोला कि जब तुम्हारा कम्युनल ऑर्डर बन रहा था तब तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल छोड़ो फंडामेंटल राइट भी नहीं था, तो तुम इसका रेफरेंस क्या दे रहे हो, वो खत्म हो गया, क्योंकि आप आर्टिकल 46 में ये बात नहीं हुआ। और दूसरा चीज इसमें बोला गया कि जो हमारा क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में जो बैठे हुए थे एमिनेंट लोग बैठे हुए थे, वो अलादी कृष्णन स्वामी जो थे वही केस लड़ रहे थे इसमें। ठीक है, और इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये कम्युनल ऑर्डर जो है इसका कोई मतलब कि कोई कहते हैं ये सही नहीं है और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर बोला तो कि 46 के अंदर ही है, 46 के अंदर तो वो स्टेट बोल रहा था कि 40, तो उसको क्या कहते हैं माना नहीं ना। अच्छा, माना नहीं उसको, और 46 के अंदर ये सबको बोला कि क्या कहते हैं उसको माना तो नहीं, लेकिन इसको बोल दिया कि ये सही भी नहीं है क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन है। क्योंकि लेकिन उसके पास ये मना तो कर दिया, लेकिन उसको पता था कि हमारे पास इसको आगे ले जाने के लिए कोई सब्सटैंटिव ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी आपका रिजर्वेशन का बात फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली नहीं किया हुआ था।
एज 16(4) अगर आप देखिएगा तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्ड में एससी एसटीज को बेनिफिट मिलेगा ऐसा पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, लेकिन आपका कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है। ये अभी भी इसका डिस्कशन चल रहा है। एक उत्तराखंड का केस काफी ज्यादा हम लोगों का हाईलाइट हुआ था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिजर्वेशन का, ठीक है। तो इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसमें आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये केस फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये केस यहाँ पे चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मद्रास का गया तो मद्रास का हाई कोर्ट का जजमेंट को ही उसने अपहेल्ड किया कि ये सही नहीं होगा अगर हम इसको क्या कहते हैं वैलिड बोल देते हैं, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और ये स्ट्रक डाउन होने के ठीक बाद आपका फर्स्ट अमेंडमेंट आया जो कि इस जजमेंट को नलिफाई कर दिया, ठीक है। ये जजमेंट क्या बोला कि हम क्या कहते हैं आपका ये स्ट्रक डाउन करते हैं, मतलब कि इस बेसिस पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपका क्या स्टैंड रह गया? स्टैंड क्या रहा कि मेरिट ही स्टैंड करेगा, मेरिट ही स्टैंड करेगा। तो उसके बाद क्या आया 15 सब क्लॉज 4। 15 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है कि हमको अगर स्टेट नॉटविथस्टैंडिंग, अभी नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज से शुरू होता है, नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज मतलब होता है नॉटविथस्टैंडिंग, माने किसी भी दूसरे आर्टिकल को छोड़ के किसी भी आर्टिकल का कोई प्रभाव इस आर्टिकल में नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी भी दूसरे आर्टिकल का प्रभाव इस आर्टिकल में नहीं पड़ेगा। और उसमें क्या बोला 29(2) का भी जिक्र किया उसने, ठीक है। 15 का तो जिक्र किया ही, और 29 का भी 2 का भी जिक्र किया। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 29(2) the state shall make special provision for scheduled caste and scheduled tribes, ठीक है। scheduled caste and scheduled tribes, यहां पे भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बात यहां पे भी नहीं किया गया, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बात यहां पे भी नहीं किया गया। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ गया 15 सब क्लॉज 4 आ गया, और स्टेट के पास पावर आ गया कि दे कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर क्या कहते हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मैटर्स पर्टेनिंग टू एजुकेशन आल्सो। 29(2) में माइनॉरिटी के पास हक था, ठीक है। यहां पे हम जो माइनॉरिटी का बात करते हैं 29 के अंदर, वो है आपका रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका रिलीजियस माइनॉरिटी। और जो हम लोग 14, 15 में बात करते हैं, 16 में बात करते हैं, वो है कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी, ठीक है। कास्ट बेस्ड, ठीक है। इंडिया में आप लोग सुने होंगे राइट टू रिलीजन है। राइट टू रिलीजन के अंदर वी हैव द फंडामेंटल राइट टू चूज आवर रिलीजन, but even if our choose to change our religion we cannot change our caste। कास्ट हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कास्ट कभी चेंज नहीं होता है, रिलीजन चेंज करने का फंडामेंटल राइट देता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजर्वेशन दिया हुआ है 15 और 16 में, दैट इज द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एंड नॉट रिलीजियस फ्रीडम। 29 में जो दिया हुआ है वो रिलीजियस फ्रीडम दिया हुआ है, कास्ट बेस्ड फ्रीडम नहीं दिया, वो माइनॉरिटी को मिला हुआ है। कभी कभी हम लोग माइनॉरिटी दोनों में कंफ्यूज करते हैं, इसमें कंफ्यूज मत करना कि किसका कौन सा माइनॉरिटी होगा। अब यहाँ पे आपका दुर्रे राजन तो केस जीत गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा क्या कहते हैं अंबेडकर जी थे, वो आगे गुस्सा हो गए कि भाई ये आपका क्या कर दिए, जो हम लोग का इंटरप्रिटेशन था उसके लिए बात बोले। वहां पे देखो बोला कि जो जजमेंट होता है वो जजमेंट को हम एज अ सिटीजन मानने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि वो आपका क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम उसको मानेंगे, हम उसको फॉलो भी करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है हम उसको रिस्पेक्ट करें। उसमें अम्बेडकर ने क्या बोला कि देखिए आपका जो आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 19 है, ठीक है, आर्टिकल 29 है, इन दोनों में एक वर्ड यूज किया गया है ओनली, ठीक है। वर्ड इसको यूज किया गया है ओनली। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज only discriminating on the basis of place, sex, birthplace, sex, religion, only। लेकिन अगर हम किसी चीज के साथ कपल करके उसको अगर हम यूज करते हैं तो वो डिस्टिंक्शन बिल्कुल जायज होगा। मतलब कि अगर हम उसको यूज करते हैं रिलीजन प्लस बैकवर्डनेस, रिलीजन प्लस बैकवर्डनेस, तब ये बिल्कुल वैलिड होगा।
तो यहाँ पे अगर हम ब्राह्मण को देखें जो कि ऑलरेडी सब्सटेंशियल अच्छे पोजीशंस में थे, तो अगर हम इसको रिजर्वेशन देंगे तो ये क्या होगा, गलत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग जाएगा तो बैकवर्डनेस शैल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। तो मतलब कि एक तरह से 15 सब क्लॉज 4 जब तक नहीं आया था तब तक हम ये डीम कर रहे थे कि हम रिजर्वेशन किसी को भी दे सकते हैं, जो यहाँ पे दिया भी था, ब्राह्मण्स को भी दिया, मुस्लिम्स को भी दिया, क्या कहते हैं क्रिश्चियंस को भी दिया, बट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, इट वाज बेस्ड ऑन कम्युनल। और कम्युनल चीज के लिए इसको क्या किया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। और तभी के तभी उसको फर्स्ट अमेंडमेंट में जो आपका प्रेसिडेंट पार्लियामेंट था, प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रोविंशियल पार्लियामेंट था, वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट ही फर्स्ट अमेंडमेंट को कर दिया। अब देखो रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एक तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1952 में इलेक्शन था, 1952 में इलेक्शन था और ये इलेक्शन मद्रास काफी शिक्षित माना जाता था उस समय में। मद्रास जो प्रोविंस था वो प्रोविंस बहुत बड़ा भी था और काफी ज्यादा उसको एजुकेटेड हब भी माना जाता था। और यहाँ पे सबको लगा कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं लाया जाएगा क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहेंगे कि हमारा इतना वोट बैंक हमारा कट जाए। लेकिन नेहरू जी ने अपना देश हित में सोचते हुए इसको बोला कि नहीं, इसको करना जरूरी है अगर हम आगे इसको चलाना चाहते हैं। तो 15 सब क्लॉज 4 आपका जब इंट्रोड्यूस हुआ तब आपका रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी आया। अब एक सवाल कि इज रिजर्वेशन अ फंडामेंटल राइट? इज रिजर्वेशन अ फंडामेंटल राइट? हाँ, क्यों? क्यों? इज रिजर्वेशन अ फंडामेंटल राइट? अच्छा, एक और चीज इसमें बोला गया, इससे पहले हम और जाते हैं उससे पहले एक और चीज बताते हैं। तो इसमें हम लोग एक और चीज देखें कि ये जो जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसने दिया था एसआर दास ने, ठीक है, जस्टिस एसआर दास थे। इसने कहा एक जजमेंट देते हुए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारा डीपीएसपी है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो फंडामेंटल राइट जो है ये हमारा पैरामाउंट है और डीपीएसपी से काफी ऊपर है, काफी ज्यादा ऊपर है। और हम डीपीएसपी को तो ऐसे भी एनफोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट में, तो हम इसको एनफोर्स तो कर ही नहीं सकते हैं, जो कि 46 में हम लोग देखे कि एनफोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। जब 15(4) आ गया तो 15(4) इनको ये नहीं होगा, ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट अगर सुप्रीम है तो डीपीएसपी का वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है इसका। फिर लेटर एंगेजमेंट में तो बोला गया, लेटर में बोला था, यही एसआर दास जब मिनर्वा वेल का केस डिसाइड कर रहे थे, ठीक है, मिनर्वा मिल्स का केस डिसाइड कर रहे थे, तो सेम जज का इसमें क्या कहना था पता है? कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर द व्हील्स ऑफ द कार एंड दे शुड वर्क इन हार्मनी टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन। सेम जज जो कि बोला फंडामेंटल राइट सुप्रीम है और क्या कहते हैं डीपीएसपी को हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, तो डीपीएसपी आपका एट द लोअर पायदान है और ये आपका अपर हैंड है इसका। लेकिन वही जज मिनर्वा मिल्स में बोला कि ये आपका हार्मोनी होना चाहिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, नहीं होगा तो हमारा क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये इसका अभी एक पार्ट हुआ जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का भी बात किया गया। अब हम बात कर रहे थे आपका इस चीज का रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं। अभी तक फंडामेंटल राइट क्या होता है आप लोग थोड़ा तो समझे हो? क्या समझोगे कि समझे हो? धीरज समझा है ना? फंडामेंटल राइट तो लोग समझे हो, समझो ना, थोड़ा बहुत तो समझे हो। तो फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन है या नहीं? नहीं होना चाहिए। धीरज होना चाहिए सर, होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। चोभित तो शायद नहीं होना चाहिए, शायद नहीं होना चाहिए, क्लियर? नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट है ये रिजर्वेशन है या नहीं, ये अभी के उत्तराखंड के केस में, रिजर्वेशन के केस में बोला है कि ये अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अभी तक तो इसका है कि हायर बेंच को इसको दिया गया है, बोला है कि फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है रिजर्वेशन, ठीक है। ये बात किसी हद तक सही भी है और किसी हद तक ठीक नहीं भी है, ठीक है। काहे नहीं है ये बताते हैं
इक्वालिटी हम लोग पढ़े थे, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी पढ़े थे। इसका दो कंसेप्ट होता है, फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटैंटिव इक्वालिटी। ठीक है, अब मान लो ये हम लोग इक्वालिटी का बात कर रहे हैं और इक्वालिटी इज वन ऑफ द फैसेट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम आपको बताए थे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को लेके चलते हैं तो वहां पे तो आपका ये कंसेप्ट ठीक हो जाता है कि सब कोई बराबर है। लेकिन अगर हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में लेके चलते हैं तो वी कैन बी से कि हमारा जो एससी एसटी कम्युनिटी है, आर दे कंपीटिंग विद द अनरिजर्व्ड कैटेगरी इन द मैनर दे शुड? पार्शियली हो सकता है, 100% नहीं हो सकता। 100% नहीं हो सकता है। और हम लोग वन लॉ वन इंडिया है, तो हम लोग जब तक कि लास्ट पर्सन इज नॉट अपलिफ्टेड वी विल थिंक दैट द पर्सन हैज नॉट बीन अपलिफ्टेड, हम लोग यही सोचेंगे। तो उसी ग्राउंड पे अगर हम लोग लेके चलते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी और फॉर्मल इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है। अब समझो कि हमारे पास 4 रोटी है, ठीक है, 4 रोटी है और हमारे पास 2 लोग हैं और हमने 2 रोटी दोनों को दे दिया, 2 रोटी दोनों को दे दिया, तो ये क्या हुआ? फॉर्मल इक्वालिटी। मतलब फॉर्मेलिटी हुआ, 2 लोग हैं, 4 रोटी है, हमने दोनों को दे दिया। ठीक है, अब क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी में हमारे पास 2 लोग हैं, एक जो है बड़ा का कहते हैं खाने वाला है और एक जो है उसको भूख नहीं लगता है, डाइटिंग वाइटिंग पे हो। ठीक है, हम अगर उसको 2 रोटी दे दिए उस बंदे को, वो एक ही रोटी खाया, एक रोटी फेंक दिया। ठीक है, और दूसरा जो बंदा है उसको हम 2 रोटी दिए, उसका भूख होगा क्या कहते हैं 3 रोटी भी उसको कम पड़ जाए, 4 रोटी भी कम पड़ जाए, लेकिन उसको 3 तो देना ही है। वहां पे कौन सा इक्वालिटी काम आएगा? सब्सटैंटिव। क्योंकि अगर हम वहां पे फॉर्मल इक्वालिटी लगाएंगे देन इट विल बी गोइंग अगेंस्ट इक्वालिटी। क्योंकि अगर हम समझ लो कि किसी को 3 दे दिए, वो क्या कहते हैं 2 खा के उसका पेट नहीं भरा, और जिसको हम 2 दिए थे वो 1 फेंक दिया। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होना चाहिए कि किसको क्या जरूरत है। ठीक है, और अगर हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी में जाते हैं तो हमारा रिजर्वेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट बन जाता है। किसको कितना देना है, ठीक है, किसको कितना देना है, अगर हम इस चीज पे जाएं तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी के हिसाब से हमारा रिजर्वेशन क्या बन जाएगा? फंडामेंटल राइट। लेकिन हम अगर फॉर्मल इक्वालिटी से जाएं तो हमारा वो रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी चंपकम दुर्जवन का केस जो था वो 15 सब क्लॉज 4 तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब 15 सब क्लॉज 4 अब पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, क्यों आया ये समझ में आ गया, इसका बैकग्राउंड क्या था, किस वजह से लाया गया। तो 15 सब क्लॉज 4 क्या बात करता है? Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. ये थर्ड हो गया। Nothing in this article or in clause 2 of article 29. तो 29 को भी लपेट दिया। 29 को क्यों लपेटा? वहां पे लिखा हुआ था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे भी आपको ये करेक्ट करना था। Shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes. The word देखो यूज किया गया है socially and educationally backward, यहाँ पे economically backward यूज नहीं किया गया था। ठीक है, socially and क्या कहते हैं educationally backward। और इसको क्यों यूज किया गया, क्या मतलब होगा इसको यूज करने का? तो यहाँ पे जो ब्राह्मण को रिजर्वेशन दिया था उसको हटाने के लिए, क्योंकि नीदर दे वर सोशली बैकवर्ड नॉर दे वर एजुकेशनली बैकवर्ड, उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए स्पेशली ये चीज लिखा, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पे और दे दिया, सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे इसका प्लेन रीडिंग देखें तो ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे कास्ट इज नॉट ओनली द फैक्टर,
अगर आप किसी खास कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसी से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उस कास्ट को आपको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड भी होना पड़ेगा, समझ रहे हो, तभी जाके आपको 15(4) का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे केसेस आए। ठीक है, इसमें से जो केस आया वो था बालाजी, एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैसूर में आया। अच्छा, ये एससी एसटीज का डिफाइन किया गया है सेक्शन आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में। तो आप अगर और उसको देखना चाहते हैं कि कौन ये आएगा, ये दिखा सकते हैं। और ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड का जो है ये आपका स्टेट के पास रहा। हर स्टेट अपना लिस्ट निकालता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये आपका स्टेट का पावर है, सेंटर के पास ये पावर नहीं है। और किसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा और किसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसके लिए हमेशा गवर्नमेंट मतलब पागल होते रहती है। देखोगे कि क्या कहते हैं, जो मराठा रिजर्वेशन आया महाराष्ट्र में, वो बोला गया कि मराठा जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, लेकिन तब भी उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। और वही अगर आप देखोगे जो आपका गुर्जर कम्युनिटी था राजस्थान में, वो चिल्ला रहा है कि हमको दे दीजिए एजुकेशनली बैकवर्ड में, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड में, उसमें वहां पे नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू होने पे क्या करना है, आप किसी कम्युनिटी को अगर आप बैकवर्ड में डाल रहे हैं तो उसका आपका क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा स्टडी होना चाहिए। बैकवर्ड में आप डाल रहे हैं, समझ लीजिए कि हम कोई एजुकेशनल कोई कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो हमारे पास पूरा उसका ठोस सबूत होना चाहिए ना। कैसे, एक पायलट स्टडी होना चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए, और रिसर्च के बेसिस पे रिजर्वेशन देते तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं सकती है कि ये दिखाएगा कि हाँ हमारा जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इतना ज्यादा बैकवर्ड है, इतने लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, इतने लोग सिर्फ अपना साइन करना जानते हैं, तो उनको रिजर्वेशन उस बेसिस पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज को देखना पड़ेगा कि कैसे रिजर्वेशन लाया जाता है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कपल्ड विद द कास्ट मे बी द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंटरप्रिटेशन रहा केसेस का वो अलग अलग रहा, वो अभी हम लोग देखते हैं। कल सर लोकसभा में बिल प्रपोजिशन था, तो 6 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स लाया गया, तो उसमें से एक था 141 में कि उसमें एक क्लॉज इंसर्ट होना चाहिए कि कलीजियम जो है व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे। इसके बाद दूसरा था 16 और 15 में सब्स्टिट्यूशन था, यही सोशली बैकवर्ड क्लासेस को इकोनॉमिकली भी इसमें सब्स्टिट्यूट करके डाला। इकोनॉमिकली तो स्ट्रेटेजिकली नहीं डाला है, तो कभी नहीं डालेगा इकोनॉमिकली वहां। और एक था सर आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जितना लिखा हुआ है उसको और इंटरप्रिटेशन तो देख लिया, काहे लाना चाहता है सब के लिए टाइम वेस्ट करता है। चलो अकेले आए बोलता था ठीक है, अब एमआर बालाजी हम लोग आते हैं। ठीक है, एमआर बालाजी में फिर एक क्या कहते हैं कम्युनल ऑर्डर आया, और ये कम्युनल ऑर्डर आया जो कि बात करता था कि रिजर्वेशन आपका कितना परसेंट होना चाहिए, ये डिफाइंड नहीं था। इस केस में क्या किया कि 28% बीसी को कर दिया और 22% कर दिया एमबीसी, मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, बीसी, एमबीसी और एससी एसटी। ठीक है, 68% रिजर्वेशन कर दिया। ठीक है, 68% रिजर्वेशन चला गया इसमें, और बाकी बचा कितना अनरिजर्व के लिए 32%। ठीक है, इन्होंने रिजर्वेशन का एम्बिट को बढ़ा दिया बालाजी के उस केस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि क्या 68% रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो चीज बात किया गया वो बैकवर्डनेस मस्ट बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल। सोशल एंड एजुकेशनल, इससे पहले आपका जो था वो बोलता था सिर्फ कास्ट के बेसिस पे होता है, लेकिन बालाजी में बोल दिया कि ये आपका होगा सोशल एंड एजुकेशनल बेसिस पे। ठीक है, मतलब कि बैकवर्डनेस के लिए कास्ट प्लस सोशल एंड बैकवर्डनेस दोनों जरूरी होगा, सिर्फ बैकवर्डनेस पे नहीं होगा। इकोनॉमिक किस पे कौन से केस में होता है? इसके बाद वाले में इंदिरा सावनी में आपका बोल दिया कि कास्ट इज द ओनली डिटरमिनेंट फैक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसमें ये भी बोला कि बालाजी में कि केस कास्ट कैन नॉट बी द सोल डोमिनेंट टेस्ट,
मतलब कि कोई कास्ट से आप स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं और आप बोलिए कि हमको रिजर्वेशन दे दो, तो वो नहीं होगा। जनरली हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे 16 में, तो 16 में देखा गया है कि जो रिजर्वेशन या जो भी कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया है वो जनरली बैकवर्ड है, लेकिन इसको क्राइटेरिया को और मतलब कि क्या बोले और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस चीज को बोला गया कि आपको सोशली एंड बैकवर्डनेस भी रखना पड़ेगा और कास्ट कैन नॉट बी द अलोन डिटरमिनेंट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन। तो कास्ट प्लस सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस दोनों होना पड़ेगा। और यहाँ पे इसमें ये भी ला दिया 50% रिजर्वेशन सीलिंग, किसी भी कारण से 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए टोटल का, ठीक है, 50% से ज्यादा टोटल नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का। और यहां पे जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया था बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, वो भी बोला कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड में यहां पे क्लासिफिकेशन जो किया गया वो बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन करने का, कि आपका जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं वो अगर एक ही क्राइटेरिया एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा तो वो आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये आपका दिया गया बैकवर्ड क्लास के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए क्लासिफिकेशन दिया गया, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ये क्लासिफिकेशन अप्लाई नहीं किया गया, जबकि होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे बोला गया कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उसका कहना यह था कि जो बैकवर्ड क्लास है और मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, अगर हम दोनों को एक ही क्लास लेजिस्लेशन में ला दें, आर्टिकल 14 याद करो, आर्टिकल 14 में बोलता था कि अगर हम दोनों के एक ही क्लास मान लें तो जो मोस्ट बैकवर्ड होगा उसका रिजर्वेशन जो बैकवर्ड वाले वो खा जाएंगे, क्यों, यही बेनिफिट उठा लेंगे। इसलिए इन दोनों को हम लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया में रखा है ताकि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हो उनको ये रिजर्वेशन का फायदा ये उठा सके, ठीक है। अब ये बालाजी में हो गया 50% सीलिंग आ गया, कास्ट नॉट ओनली अ डोमिनेंट फैक्टर, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड, और लास्ट में बोला गया कि आपका जो बीसी और एमबीसी है ये क्लासिफिकेशन गलत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ इंदिरा साहनी में, इसके बाद आ गया इंदिरा साहनी का केस, ठीक है। इंदिरा साहनी इसको जो भी लगभग बालाजी बोला था इसको सारा ही पलट दिया, यही खेल चलता है। देखो तो 1960 मंडल कमीशन भी था सर, इंदिरा साहनी, ठीक है। तो मंडल कमीशन केस था ना सर, मंडल कमीशन का केस जो था मंडल कमीशन को ही इसमें देखा गया था, लेकिन मंडल कमीशन का हम लोग बहुत कम ही बात करेंगे इसमें, क्योंकि मंडल कमीशन का ज्यादा बात आपका 16 में है, तो 16 का क्लॉज अभी हम नहीं जा रहे हैं, इसको हम बहुत ही बस छू के निकल रहे हैं, ठीक है। वो सब अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंदिरा सावनी में आपका बोला गया कि कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन हो सकता है, वो क्या बोला था, कास्ट प्लस सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस भी क्राइटेरिया को देखा जाएगा, लेकिन ये क्या बोला, अगर आपका कास्ट है, उस लिस्ट में कास्ट है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये एक अच्छा चीज बोला कि आपका मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्ड का जो क्लासिफिकेशन माना गया था इंदिरा सावनी में, जो बनाया गया था वो वैलिड होगा, उसका जो पॉइंट ऑफ था उसको भी दे दिया गया। अपहेल्ड 50% रिजर्वेशन, बोल दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद बोला कि आपका जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन का भी कंसेप्ट लाया इंदिरा साहनी, ये थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन का कंसेप्ट में आता है कि समझिए कि आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, ये एससी एसटी ओबीसी है। एससी एसटी ओबीसी के अंदर अगर समझ लीजिए कि हमको रिजर्वेशन देना है और 100 सीट है, उसमें से हम इसमें 27 दे दिए, इसमें 22 दे दिए, इसमें 20 दे दिए, ठीक है, मान लो कि इसमें है, बाकी अनरिजर्व में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसमें क्या हम वर्टिकल रिजर्वेशन दे सकते हैं। मान लो कि अगर कोई एसटी का सीट है इसमें और अगर हम इसमें रिजर्वेशन ला दिए वुमेन का, ठीक है, तो वुमेन का अगर एससी वुमेन का सीट रिजर्व होगा, इसमें समझ लो कि हम 2 सीट रिजर्व कर दिए वुमेन के लिए, वो आल्सो बिलोंग टू द कास्ट ऑफ एससी,
ठीक है, तो यहाँ पे एससी के लिए जो 2 रिजर्वेशन होगा ये इसी के अंदर में आएगा, इसका अलग से ग्राउंड नहीं बनेगा कि इसका क्या कहते हैं रिजर्वेशन अलग से दिया जाए। इसको कंसेप्ट लाया गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन का। मतलब एक जो रिजर्वेशन हम कर दिए, क्राइटेरिया बना दिए, और उसमें अगर हमको रिजर्वेशन लाना है, जैसे समझ लीजिए ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्वेशन लाना है या फिर क्या कहते हैं वुमेन के लिए रिजर्वेशन लाना है, ये आप जनरल में भी देख सकते हैं। जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन आया वो जनरल से ही कटता है, ठीक है, जनरल से ही कटता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से क्राइटेरिया नहीं बनाया, वो जनरल से ही उसको हटा के बनाता है। वैसे ही अगर एससी एसटीज में अगर हम प्रमोशन किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज, तो डिसेबिलिटीज के अंदर अगर वो एससी है तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई ट्राइबल है और वो क्या कहते हैं रिजर्वेशन मांग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, वुमेन के लिए रिजर्वेशन मांग रहा है, तो वो एसटी के अंदर ही वो कट के रिजर्वेशन बनेगा। उसका कंसेप्ट आया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, फिर हम लोग 16 में बात करेंगे, ये थोड़ा सा आपको बताना है। तो 15 का सब क्लॉज 4 समझ में आया? सर इसको हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल ऐसा वाला हुआ, और जो 2 बाद में दिखाएं उसको वर्टिकल बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल पर वर्टिकल वाला रिजर्वेशन लगता है, ठीक है। अब आ जाओ क्या कहते हैं हम लोग 15 का सब क्लॉज 5। चलो 15 का सब क्लॉज 5 पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है 15 का सब क्लॉज 5? Nothing in this article or in sub clause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any social and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state other than the mandatory educational institution referred to in clause 1 of article 30. ठीक, अब क्या बोलता है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कहाँ पे? प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट। इसका 2 कैटेगरी था, एक था एडेड और एक था अनएडेड। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल 19 का भी मेंशन करता है और 30 का भी मेंशन करता है। 30 का भी तो मेंशन क्लॉज 1 ऑफ 30, क्लॉज 1 ऑफ 30 है। 31 को भी मेंशन करेगा लेकिन वो अभी नहीं है। देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो लाइन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30 है, 30 का क्लॉज 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी, 19(1) क्लॉज जी और 30 का सब क्लॉज 1। 19(1) जी क्या बात करता है? टू कैरी और एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ठीक है। हमारे यहाँ पे कैरी कोई भी हम अपना ट्रेड एंड प्रोफेशन कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोगों ने प्रोफेशनल में, बिजनेस में डाल दिया है, इसीलिए 19(1) जी को स्पेसिफिकली इसने मना किया है, यहाँ पे मना कर दिया। अब यहाँ पे बात करता है प्राइवेट का। जब हम लोग प्राइवेट का बात करते हैं तो उसमें आता है एडेड और अनएडेड, जो कि है आपका अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को फाइनेंस करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को फाइनेंस करती है वो बन गया एडेड, और जिसका कोई फंडिंग नहीं है वो बन गया अनएडेड। अब इसमें 3 केसेस आया। सबसे पहला केस कौन सा था? तो टीएमए का केस था, ठीक है। टीएमए पाई ये आपका क्या कहते हैं जो है वो आपका मणिपाल जो इंस्टीट्यूशन है, मणिपाल जो कर्नाटका में है, उसी का इंस्टीट्यूशन का नाम है टीएमए पाई जो बनाए थे, तो उसी के साथ ये पहला केस आया, टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे बोला कि नो रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा, और जो एंट्रेंस होगा वो आपका कैट मेरिट के थ्रू ही होगा, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट विल बी द ओनली क्राइटेरिया, ये बोल दिया गया टीएमए पाई में, ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारा चीज रहा, क्योंकि आपका जो हम लोगों ने देखा है कि जो फीस लिया जाता है, फीस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फीस का स्ट्रक्चर कहां तक बना सकते हैं, कहां तक उसको क्या कहते हैं इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कितना कैपिंग हो सकता है या नहीं, कितना कंट्रोल हो सकता है कि नहीं, ये सब चीज का बाद में हम लोगों ने देखा। वो आपका इस्लामिक फाउंडेशन में आया, इस्लामिक एकेडमी आया, पीए इनामदार आया, इसमें काफी चीजों को डिस्कस किया गया।
लेकिन अभी हम लोग उतना में नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग कट शॉर्ट कर रहे हैं। जब हम लोग 16 और 29 फिर से पढ़ेंगे तब हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, तो ये सब केस फिर से वापस आने वाला है। अब यहाँ पे इसके बाद आया एक केस इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये क्या बोल दिया कि कोटा फॉर एडमिशन होगा, एडमिशन का कोटा होगा, फीस भी इन लोग खुद से फिक्स कर सकेगा, मतलब मनमाना फीस भी आपका फिक्स कर सकेगा, और लेकिन जो आपका एंट्रेंस होगा वो मेरिट पे होगा। अब लास्ट में केस आया पीए इनामदार। पीए इनामदार 2005 का केस है, वो लॉ को सेटल किया दैट स्टेट कुड नॉट मेक रिजर्वेशन इन एडमिशन इन प्राइवेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आपका अगर स्टेट कोई भी रिजर्वेशन नहीं दे सकती है आपका अगर वो प्राइवेट नेचर का इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है। इसमें फर्दर क्या किया कि जो एडेड थे उसको तो बोला कि आपको रिजर्वेशन फॉलो करना पड़ेगा, कि हम आपको एड दे रहे हैं, पैसा आप ले रहे हैं हमसे, तो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी को भी फॉलो कीजिए। तो एडेड को तो दे दिया, लेकिन अनएडेड का कोई भी बात ही नहीं किया अपना जजमेंट में कि अनएडेड के साथ क्या होगा। तो ये अभी अनएडेड का जो है मैंने बात नहीं किया, तो हमारा लॉ में जिस चीज का हम लोग का जिक्र नहीं हुआ है उसको समझ लीजिए कि वो लागू नहीं होता है। इसलिए आप देखिएगा कि प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन पे अभी भी रिजर्वेशन लागू नहीं है। अमेठी हो गया, क्राइस्ट हो गया, गुजरात का यूनिवर्सिटीज आप लोग देखते हैं, निर्मा हो गया, ये सब में आपका प्राइवेट अनएडेड कॉलेज है और इनका माइनॉरिटी स्टेटस भी नहीं है। माइनॉरिटी स्टेटस होता तो 31 में चला जाता और 30 सब क्लॉज 1 में फिर माइनॉरिटी का कंसेप्ट आ जाता। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कौन है? तो आपका माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। 30 के अंदर माइनॉरिटी का स्टेटस आपको बोले ना, वो कैसे मिलेगा? जब आप सर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज, रिलीजन और लिंग्विस्टिक्स के आधार पे आपका करे। मतलब माइनॉरिटी का जो 29-30 में क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब समझ लो कि अगर आप इस स्टेट से बाहर चले जाते हैं तो वहां पे आप माइनॉरिटी बन गए। तो इसका डेफिनेशन भी स्टेट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, कहीं भी स्टेट को अगर हम एक फैक्टर मानते हैं और किसी भी कास्ट या किसी भी कम्युनिटी, कास्ट नहीं, किसी भी कम्युनिटी का पॉपुलेशन अगर 50% से कम है तो उसको हम लोग माइनॉरिटी मानेंगे, ठीक है। इसी को अभी पॉपुलेशन अगर 50% से कम है तो वहां हम उसको माइनॉरिटी मानेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या मुस्लिम्स माइनॉरिटी होंगे? नो सर। उनका 50% से ज्यादा है, वहां पे कौन हो गया? हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन सब माइनॉरिटी हो गया। केरला में है तो केरला में आपका हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, तो कौन माइनॉरिटी? माइनॉरिटी वहाँ पे सर क्रिश्चियन। तीनों माइनॉरिटी मान दिया वहां, क्योंकि कोई भी 50% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। पंजाब में जो पंजाबी होंगे, सिख कम्युनिटी जो होगा, ये क्या है? माइनॉरिटी होगा पंजाब में। ये पंजाब में माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन दिल्ली में माइनॉरिटी है, ठीक है। अगर हम झारखंड में लेके चले तो झारखंड में आपका क्या कहते हैं, क्रिश्चियन क्या होगा? माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। यहाँ पे अगर हम बोले कि आपका बंगाली जो है माइनॉरिटी है, बंगाली माइनॉरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बंगाली माइनॉरिटी होगा, सब चीज माइनॉरिटी होगा अगर वो 50% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और अपना कल्चर बचाने के लिए, अपना कल्चर का संरक्षण करने के लिए वो कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जो कि उनके कंट्रोल में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पावर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये माइनॉरिटी का डेफिनेशन है जो कि 31 में दिया हुआ है, और 19 आपका क्या कहते हैं, ट्रेड एंड प्रोफेशन एंड बिजनेस का बात करता है। और ये 15 सब क्लॉज 5 आपका बोलता है कि रिजर्वेशन कहां पे अप्लाई नहीं होगा, तो आपका 1915 के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे भी रिजर्वेशन होगा, लेकिन प्राइवेट, एडेड और अनएडेड का क्वेश्चन उसने खुला छोड़ दिया। और 30 का सब क्लॉज 1 जो कि माइनॉरिटी का संरक्षण का बात करता है, अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने का बात करता है, माइनॉरिटी राइट्स का बात करता है, उसको भी हटा दिया, उसका हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं जिसमें 31 और 19(5) से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे उसका ही होगा जो एडेड और अनएडेड का होगा। प्राइवेट का बात किया, लेकिन उसमें भी एडेड और अनएडेड में वो क्वेश्चन को छोड़ दिया। ये वाला आया आपका किस केस में? तो आपका पीए इनामदार का केस में। पीए इनामदार का केस में ये चीज को खुला छोड़ दिया कि क्या होगा, ठीक है। अब
एक और केस आया अशोक कुमार ठाकुर। अशोक कुमार ठाकुर जो केस था उसने भी ये पोजीशन को मेंटेन रखा कि भाई अनएडेड का क्या होगा, इसका अभी भी हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बोला कि ये आपका जो 15 सब क्लॉज 5, जो 15 सब क्लॉज 5 था ना, ये 93rd अमेंडमेंट में आया था। ठीक है, 15 सब क्लॉज 5 ये 93rd अमेंडमेंट में आया था, और 93rd अमेंडमेंट इसमें आपका चैलेंज किया गया, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर पे चैलेंज किया गया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जान गए हो? बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? तो यहाँ पे बोला कि हम अगर जो रिजर्वेशन प्राइवेट पे लगा रहे हैं, रिजर्वेशन को जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं प्राइवेट पे, जो कि हमारा सीधे 19(5) को हैम्पर कर रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन बिजनेस कर रहा है, और स्टेट बोल रहा है कि आपको रिजर्वेशन हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अटैक था हमारा फंडामेंटल राइट पे। हम कोई भी क्या कहते हैं, समझ लो कि हम कोई कल बिजनेस शुरू किए, हमको टैक्स के अलावा अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि देखो तुम्हारा 50% प्रॉफिट हम ले लेंगे, तो गलत होगा ना। अब जो 1915 के अंदर अगर आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपका बोला जाता है कि वो आपका